खैरागढ़ उपचुनाव की गहमागहमी अब चरम की ओर है। यह क्षेत्र पहली बार राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होता दिख रहा है। इसका मुख्य कारण यहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही चुनावी जनसभाएं और राजनीतिक दलों के द्वारा अपने उम्मीदवारों को जिताने झोंकी जा रही ताकत है। शुक्रवार को एपीआई के अधिकृत प्रत्याशी ढालचंद्र साहू के चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने भी बकरकट्टा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को छत्तीसगढ़ में जिंदगी भर जीतने नहीं देना है, लेकिन बघेल सरकार को भी हमें संदेश देना है कि गुमराह करके चुनाव नहीं जीता जाता। सभी लोगों के विकास के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी जरूरी है, बड़े उद्योग जरूरी है, साथ में आदिवासियों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए अलग अलग नीतियों पर काम करने की ज़रूरत है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आगामी 12 अप्रैल को एपीआई के उम्मीदवार ढालचंद्र साहू के चुनाव चिन्ह कोट की बटन दबाने की अपील विजय मानकर ने की है। विजय मानकर ने अपने संबोधन में भूपेश बघेल को दूसरे दलों के नेताओं को रोकने के लिए जगह जगह लगाई गई पुलिस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि यदि पुलिस वालों ने हमारा रास्ता नहीं रोका होता तो हम चुनावी सभा में तय समय से आधा घंटा लेट नहीं होते। इसके बावजूद हमने पुलिस वालों को सख्त लहजे में कानून का पाठ पढ़ाया, तब जाकर यहां तक पहुंचाए हैं। खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में बकरकट्टा में जो यहाँ पर आज लोग उपस्थित हुए हैं, सभी लोगों को मैं सेवा जोहार करता हूँ। आप लोग जो है इस आज बाजार के दिन बड़े महत्व से जो है यहाँ पर सुनने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग आज यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस बात को सुनना चाहते हैं। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के अधिकृत प्रत्याशी जो है ढालचंद्र साहू जी आपके बीच में हैं। आप लोग सब जानते हैं कि एपीआई का कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा है और एपीआई का कैंडिडेट जो है यहाँ पर हमने इसलिए चुनाव में खड़ा किया है क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैकाल की श्रेणी में जल जमीन जंगल का मालिक ये आदिवासी है और जल जमीन जंगल का मालिक जो आदिवासी है उसको यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो चीज़ें पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेषता इस मैकाल की श्रेणी में अब तक आदिवासियों के विकास के लिए जो यहाँ पर सरकारों को करना था वो ना करने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर आदिवासी पिछड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बाकी भी जो नागरिक हैं उनके विकास को लेकर जिस तरह की नीतियाँ इस सरकार को बनाना चाहिए था वो नीतियां ना बनाने की वजह से अब तक छत्तीसगढ़ के जो बाकी नागरिक हैं वो नागरिक भी छत्तीसगढ़ में पीछे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। पहले बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, रमन सिंह जी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। उस बीजेपी के सरकार ने किसानों का सबसे बड़ा शोषण किया और आदिवासियों का विशेष तौर पर बड़ा शोषण किया। कर्मचारियों का दो तरह के कर्मचारी जो टीचर्स लोग हैं, जो शिक्षक हैं, एक तो परमानेंट और दूसरे नॉन परमानेंट, इस तरह की समस्या बीजेपी की सरकार में रही। तो छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ के लोगों ने सोचा कि भाई शायद भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ अच्छा कर पाएगी और इसलिए छत्तीसगढ़ के नागरिकों ने कांग्रेस की सरकार को वोट दिया, भूपेश बघेल जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। मैं अभी खैरागढ़ से, राजनांदगांव से खैरागढ़ होते हुए, छुई खदान होते हुए यहाँ आ रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी
कांग्रेस के लोग अपनी सरकार को दिखाने के लिए जितना प्रयास कर रहे हैं, उतना प्रयास कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो काम नहीं कर पा रही जो उसको करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए ये मैकाल श्रेणी में राजनांदगांव और कवर्धा जिले के अंदर, इस राजनांदगांव की लोकसभा के अंदर इस पूरे मैकाल श्रेणी को, जहां जिस मैकाल श्रेणी में हजारों साल से आदिवासी रहते हैं, इस क्षेत्र को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को अब तक शेड्यूल्ड एरिया घोषित नहीं किया। जो अनुसूचित क्षेत्र इस क्षेत्र को घोषित करना चाहिए था, वो अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अनुसार और पेशा लॉ के अनुसार बघेल सरकार ने इसको डिक्लेयर नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये बड़ा सीरियस मुद्दा है, सीरियस इशू है, जिसके तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, हमारे छत्तीसगढ़ की गवर्नर है उइके मैडम। मैंने स्वयं 26 जनवरी 2021 को गवर्नर को और चीफ मिनिस्टर को छत्तीसगढ़ के मैंने एक पिटीशन यानी आप समझेंगे जिसको याचिका आपके भाषा में, एक पिटीशन की। पिछले साल 26 जनवरी 2021 को मैंने पिटीशन की। क्या वो पिटीशन थी? पिटीशन ये है कि 5वीं अनुसूची पेशा लॉ के अनुसार जो 1996 में पेशा का कानून बना, उसके अनुसार पेशा का अधिनियम जो है, रूल्स जो है वो बनने चाहिए। ये पिटीशन मैंने जो है यहाँ पर जो है वो पिछले साल जनवरी में की। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने अभी तक इस छत्तीसगढ़ में पेशा नियमों को लागू नहीं किया। अब आप कहेंगे कि अगर ये नियम नहीं बनते हैं, अगर ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं होता है, तो इससे क्या हो जाएगा? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित ना किया जाए, अगर इस क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में पेशा अधिनियम अगर ना बनाया जाए, तो जो जल जमीन जंगल का मालिक इस देश का आदिवासी है, इस छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में जल जमीन जंगल का मालिक ये जो आदिवासी है, वो उसको मालकाना हक जो है, मालकाना अधिकार जो है वो उसको नहीं मिलेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में ओबीसी को केवल 14% नौकरियों में आरक्षण है, 24% नौकरियों में आरक्षण है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर में ओबीसी को 27% से ज्यादा आरक्षण होना चाहिए। जब 2018 का चुनाव हम लड़ रहे थे, तब एपीआई के नीति अभिवचन में मैं पहला लीडर हूं जिसने इसको डिक्लेयर किया था कि अगर एपीआई की सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, तो हम एपीआई की सरकार यदि बनती है तो 45% ओबीसी का आरक्षण छत्तीसगढ़ में करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे। मध्य प्रदेश में भी सेम बात मैंने कही थी। लेकिन 2018 से लेके अब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे, वो ठोस कदम कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं लिए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, खैरागढ़ को जिला बनाना है। ये बहुत दिनों की मांग है कि खैरागढ़ को जिला बनाना है। सुई कदान ब्लॉक है,
बारेकट्टा और सालेवाड़ा ब्लॉक क्यों नहीं होना चाहिए? यदि खैरागढ़ जिला बन जाता है, और भी कई जिले हैं जिसको बनाने की बात कई दिनों से हो रही है, तो यहाँ के लोगों को विकास करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अभी कलेक्ट्रेट के लिए राजनांदगांव जाना पड़ता है। राजनांदगांव यहाँ से 85 किलोमीटर है। जंगल का व्यक्ति राजनांदगांव जाने के लिए 85 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ेगा अगर जंगल का आदमी जाएगा तो खैरागढ़ ये जिला होना चाहिए। ये बात कई दिनों से यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई खैरागढ़ ये जिला होना चाहिए। अब मजे की बात देखिए, भूपेश बघेल जी कहते हैं कि आप मुझे जिता दो, मैं जिला बनाऊंगा। आप मजे की बात देखिए, यानी अगर मेरी सीट जीती तो मैं जिला बनाऊंगा। ये मुख्यमंत्री है या ब्लैकमेलर है? मैं ये कह रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री है या ब्लैकमेलर है। भाई आपकी सरकार आके 4 साल हो गई। अगर भूपेश बघेल जी ईमानदार होते तो अब तक खैरागढ़ को उन्होंने जिला बना लेना चाहिए था। बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? आप बताइए, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए था? बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए था? बनाना चाहिए था। तो भूपेश बघेल जी ने अब तक जो है खैरागढ़ को जिला नहीं बनाया। इसका अर्थ कांग्रेस की सरकार ये चाहती है कि भाई यहाँ का जो जंगल का व्यक्ति है, आदिवासी है, वो अपने छोटे से काम के लिए राजनांदगांव जाते आते रहे, उसमें उसको पैसा लगे, बार बार जो है वो जाए आए, उसका काम हो या ना हो। ये 2, 4, 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए एपीआई ये पार्टी जो है, मैं आपको ये बातें किस लिए बता रहा हूँ? मैं इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नर उइके मैडम होने के बावजूद, आप लोगों ने कांग्रेस को जिताने के बावजूद 4 साल हो गए, बघेल सरकार ने इसको पैसा अधिनियम नहीं बनाया। बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को जल जमीन जंगल के पूरे अधिकार नहीं दिए। और जो मैं पिछले 10 सालों से जिस बात को कह रहा हूं कि यदि छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर की खनिज संपदा है देश में, झारखंड नंबर 1, उड़ीसा नंबर 2 और छत्तीसगढ़ नंबर 3, यानी पूरे देश में जितना लोहा है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, यूरेनियम है, बॉक्साइट है, जो खनिज संपदा है, जो मिनरल्स है, उसमें छत्तीसगढ़ पूरे देश में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मिनरल्स है। मैं पिछले 10 सालों से ये बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ? कि यदि जल जमीन जंगल का मालिक आदिवासी है और उसके जमीन में यदि खनिज संपदा है तो वो खनिज संपदा का 10-15% उसको शेयर होल्डर बनाना चाहिए। ये बात मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूं और केवल कर नहीं रहा हूं। पिछले जनवरी 2021 में 26 जनवरी को जो मैंने गवर्नर और सीएम को जो पिटीशन दी, उसमें मैंने ये रास्ता बताया कि आदिवासियों को कैसे मिनरल राइट दिया जा सकता है। लेकिन ये बघेल सरकार इसको करने के लिए तैयार नहीं। आज यदि कल शायद भूपेश बघेल यहाँ या खैरागढ़ में आए, या कहीं मीडिया के लोग सुन रहे होंगे, कहीं कांग्रेस के लोग सुन रहे होंगे, तो उनको ये बात बोलिए कि आज एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानकर साहब आए और आकर ये बोल कर गए कि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4 सालों में इस छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को जो उनके जल जमीन जंगल के अधिकार है वो पूरे तरह से नहीं दिए, और ये छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ एक छलावा है। छत्तीसगढ़ के ओबीसी को 45% आरक्षण देना चाहिए था, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 27% भी आरक्षण देने का प्रयास नहीं किया। पिछले 4 सालों में खैरागढ़ को
जिला बना लेना चाहिए था और बारेकट्टा को, सालेवरा को इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनाने चाहिए थे। वो कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। तो मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि खैरागढ़ का एक एमएलए है, इस चुनाव से क्या हो जाएगा, एक एमएलए है, हारेगा या जीतेगा तो क्या हो जाएगा। तो मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि यदि आपको जल जमीन जंगल का मालिक बनना है, यदि खैरागढ़ को जिला बनाना है, यदि पैसा अधिनियम को लागू करना है, यदि ओबीसी का आरक्षण को 45% ले जाना है, तो मैं आप लोगों से एक आह्वान करता हूं, आपको एक मौका है कि आने वाले इस चुनाव में 12 तारीख को वोटिंग है, 12 तारीख को आप ये प्रण कीजिए कि एक कोट छाप के ऊपर में आप जो है एक बार बटन दबाइए, एक बार ढाल चंद्र साहू को एपीआई के एक एमएलए को आप जिताइए, विधायक को जिताइए। उसके बाद देखिए कि आपके विधानसभा में पहुंच के एपीआई इस कांग्रेस की सरकार को कैसे काम करवाती है। ये बात मैं आप लोगों को आज यहाँ पर बड़ी खुले तौर पर करना चाहता हूँ। आप लोग इस बात को गंभीरता से ध्यान में लें। आपको कई पार्टी के लोग आएंगे, आपको मुर्गाबाद देंगे, आपको शॉल देने की बात करेंगे, साड़ी देने की बात करेंगे। ये 50 साल 60 साल में इस देश के अंदर यही चल रहा है। कोई पार्टी आती, चुनाव आती है, कोई 100 रुपया देता है, 50 रुपया देता है, कोई मुर्गा भात देता है, कोई शॉल देता है, कोई शर्ट पैंट देता है, लेकिन आपको शिक्षा देने की बात कोई नहीं करता, रोजगार देने की बात नहीं करता, इंडस्ट्री खोलने की बात नहीं करता। और आपको जो है खेती किसानी के लिए 2000-3000 रुपया मदद तो देते हैं, लेकिन आपको आपके फसलों का उचित दाम देने की बात इस देश में गवर्नमेंट्स नहीं करती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो 50 साल में 70 साल में देश आजाद होने के बावजूद जो गरीब है, वो गरीब को गरीब रखने की बात जो है वो यहाँ की सरकारें करती है। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, अभी भले ये एक सीट का चुनाव है, मैं अभी फिर आप लोगों के बीच में अगले साल बड़ा चुनाव होने वाला है पूरे छत्तीसगढ़ में, उसमें 90 सीटों में जो है हम लोग यहाँ पर रहेंगे। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2023 के चुनाव के पहले अभी ये जो उपचुनाव है उसमें आप ये सीट को एपीआई को वोट देने का प्रयास कीजिए। और इस वोट को अगर आप देते हैं तो आपको मैं ये अभिवचन देता हूँ, आपको ये प्रण देता हूँ कि आपका पैसा अधिनियम बनाने का काम, खैरागढ़ के जिले को बनाने का काम ये जो है एपीआई करेगी। और इससे महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्शन छोटा है इसलिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2024 में लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है। 2024 में कौन सा चुनाव आएगा? लोकसभा का चुनाव भी आएगा, तो सांसद का चुनाव भी आएगा। और सांसद का चुनाव जब यहाँ पर आएगा तो आप अगर एपीआई के सांसद को यहाँ से जिताते हैं तो आप आज इस बात को लिख के रखिए, अगर एपीआई के सांसद ज्यादा से ज्यादा अगर लोकसभा में जीत कर जाते हैं तो आपको ये लगता है कि हम इतने साल से गरीब क्यों हैं? आप गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि कोई समस्या है, आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपको गरीब रखा गया है इस देश के अंदर में। आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपको गरीब रखा गया है। यदि मेरी सरकार देश में बनती है तो मैं 10 सालों के अंदर इस पूरे देश से गरीबी पूरी हटाकर हर परिवार को मध्यम रूप से अमीर बना सकता हूं। बहुत अमीर नहीं, मध्यम रूप से अमीर बना सकता हूं 10 सालों के अंदर। वो नीति क्या होगी, कैसी होगी, ये मैं 24 में आपको बताऊंगा। 24 के पहले मैं फिर आपके बीच में छत्तीसगढ़ के चुनाव में 23 में आऊंगा। आप अभी सिर्फ इस बात को ध्यान में रखें कि यदि आपको जल जमीन जंगल का मालिक बनना है, खनिज संपदा में 15%, 20% अगर शेयर होल्डर राइट को अगर आपको मिलाना है तो आपको मुर्गा भात लेकर, साड़ी लेके 100-200 रुपया लेकर अगर आप वोट अपना दे दोगे तो फिर आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ना बीजेपी की सरकार और ना कांग्रेस की सरकार ये काम कर सकती है। और बाकी जो पार्टियां लड़ रही हो, मुझे उससे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि देश में करना क्या है। तो इसलिए
अगर ये काम आपको करना है तो आप एपीआई को चॉइस करें और एपीआई को चॉइस करके आप ये आने वाली 12 तारीख को दालचंद्र साहू जी को वोट करें। मैं ये समझता हूँ कि महत्वपूर्ण होगा, तो ये बात जो है आप लोगों को ध्यान में देने की ज़रूरत है। आप सारे जो है वो इस गोंडवाना के महान जो है वो सभ्यता के लोग हैं। हमारा देश भारत से पहले गोंडवाना था, ये बात जो है सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और मैं पहला लीडर हूँ जिसने इस बात को खुल के कहा है पूरे देश के अंदर कि भारत से पहले गोंडवाना था। 50,000 साल से यह सभ्यता थी, इंसान प्रगत था जो प्रकृति और मानवता के साथ रहा। और अगर मैं संसद गया तो मैं ज़रूर एक काम करूँगा। एक काम और क्या करूँगा मैं, यदि मैं संसद गया तो मैं भारत के संविधान में एक संशोधन करने का बिल मूव करूँगा। और क्या वो बिल होगा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 में मैं इंडिया दैट इज भारत के जगह, इंडिया दैट इज भारत के जगह, इंडिया दैट इज गोंडवाना, भारत के जगह गोंडवाना लाने का काम मैं संसद में जाके करूंगा। ये एक बात मैं आपको आज से कह रहा हूं क्योंकि 2024 में मैं भी जो है वो चुनाव लड़ने जा रहा हूं। 2024 में मैं भी चुनाव लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको जो है वो चुनाव में मुझे जो है और एपीआई को जिताने का प्रयास करेंगे। तो ये काम भी हमको करना है। गोंडवाना बोलने से केवल गोंडवाना नहीं बनेगा, गोंडवाना को संविधान में लाना पड़ेगा। गोंडवाना का कल्चर को, गोंडवाना की नीतियों को देश में आधुनिक तौर पे लागू करना पड़ेगा। ये एक अलग विषय है जो मैं लोकसभा के समय में कहूँगा। आज के लिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने अधिकारों को समझें कि आप गरीब इसलिए नहीं है कि कोई समस्या है, आप गरीब इसलिए क्योंकि आपको गरीब रखा गया है। सरकारें चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये सरकारें आपको गरीब रखेंगी और आप और आने वाले 1, 2, 3 पीढ़ी तक आपको पीछे रखेंगी। अगर इन चीजों को समाप्त करना है तो एपीआई जैसी पार्टी को आपको जिताकर भेजना है। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप केवल वोट ना दें, पार्टी का मेंबर बने, पार्टी के सदस्य बने, पार्टी के पदाधिकारी बने और इस पूरे राजनांदगांव लोकसभा में और पर्टिकुलरली ये महकाल की जो श्रेणी है इसमें पार्टी का झंडा बुलंद करके आके ले जाए और ये झंडा इतना बुलंद हो कि इसके आगे कांग्रेस और बीजेपी का झंडा छोटा नजर आना चाहिए, छोटा नजर आना चाहिए। तो ये काम जो है आप लोगों को करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और सारे जो नागरिक हैं, चाहे वो किसान हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो या स्टूडेंट्स हो जो पढ़ रहे हो, उनके लिए विशेष तौर पर नीतियां बनाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में पर्टिकुलरली राजनांदगांव लोकसभा में, राजनांदगांव जिले और कवर्धा में अच्छी बड़ी शिक्षा की बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। उदाहरण के लिए बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, उदाहरण के लिए बहुत बड़ा एमबीए मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा कॉलेज नहीं है। यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे, पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे या जिसको आप ग्रेजुएशन कहते हैं 13, आप 15 क्लास के आगे, यानी आप उसको एमए कहिए, एमए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है या उसके आगे पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये पूरे राजनांदगांव लोकसभा में कवर्धा और राजनांदगांव जिले में नहीं है। हमारे ये दोनों जिलों के अंदर में बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पर रोजगार जितना निर्माण होना चाहिए वो रोजगार अभी तक निर्माण नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने कर्मचारियों के पुरानी पेंशन जो थी वो लागू की, ठीक है, उसमें मैं आज कुछ नहीं कहूंगा। वो कैसे देंगे बजट से एक सवाल है, जब बजट में 1 साल 2 साल आएगा तब मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन जो गांव में बुजुर्ग लोग हैं, जो शहरों में बुजुर्ग लोग हैं, जिन लोगों की उम्र भी 60-65 साल हो गई है, उनको कितना पेंशन मिल रहा है भाई? आप मुझे ईमानदारी से बताइए। नानी दादी आप लोग भी है, आपको कितना पेंशन मिलता है? 60 साल वालों को, 65 साल वालों को, गांव वालों को कितना मिलता है? कोई बताएगा मुझे कितना मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। 500 महीने का कितना मिलता है पेंशन? आपको पेंशन मिलती है? 60 साल हो गए तो आप पेंशन मिलती है? पेंशन
नहीं होगी, पता नहीं कितना रुपए मिलता है, 500 रुपए मिलता है, 350 में। अच्छा, तो भूपेश बघेल जी अपने फादर को भी 350 की पेंशन देंगे। क्या नाम था उनका? नंद कुमार बघेल जी को भी 350 की पेंशन देंगे क्या बघेल जी? मैं बघेल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको आप 500 रुपया 350 रुपया पेंशन क्यों दे रहे? कर्मचारियों को 25,000 दे रहे, 20,000 दे रहे, 30,000 दे रहे, ये एक अलग इश्यू है, मैं उस पर आज कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन क्या हमारे गांव के आदमी को 5,000 रुपए भी पेंशन महीना नहीं मिलना चाहिए? क्या आप बताइए ये बात मुझे, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कभी भूपेश बघेल जी ने कहा कि मैं गांव के बुजुर्गों को 5,000 रुपया या 3,000 या 4,000 रुपया पेंशन दूंगा? क्यों नहीं कहा? बघेल जी आपको छत्तीसगढ़ में गुमराह कर रहे हैं, उनको सही नीति कैसा करना ये मालूम नहीं है, और अभी हेलीकॉप्टर से प्रचार को आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन रोड को ब्लॉक कर रहा है। आप देखिए, ये चुनाव हो रहा है, अभी मुझे आने में आधा घंटा क्यों देर हुआ आप मालूम है? पुलिस प्रशासन रोड को ब्लॉक कर रहा है, हेलीकॉप्टर से जाके मुख्यमंत्री सभा कर रहे हैं और पुलिस वाले रोड को ब्लॉक कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग के अगर कोई अधिकारी यहाँ हो तो उनसे कहना चाहता हूँ कि इज दिस अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन? और खैरागढ़ आप इसको देखिए कि क्या ये चुनाव उचित रूप से हो रहा है। मैं खुद, मुझे गाड़ी से उतरकर पुलिस वालों को वार्निंग देना पड़ा इस रोड पे, और मैंने कहा कि अगर अभी आपने रोड नहीं खोला तो मैं आपको सस्पेंड करा दूंगा, अभी कंप्लेंट करूंगा सीधा दिल्ली में, और बाद में मत कहना कि मानकर साहब ने कंप्लेंट किया और तब जाके पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी को जो है वो खुला छोड़ा। ये कंडीशन जो है मैंने यहाँ पर लाई। आप हेलीकॉप्टर से उड़ो, जो रैली करना है करो, लेकिन दूसरे पार्टी के लोगों को अपनी बात बोलने से आप रोक नहीं सकते। तो ये परिस्थिति यहाँ कांग्रेस की सरकार कर रही है। भूपेश बघेल जी को संदेश देना जरूरी है, कांग्रेस को संदेश देना जरूरी है, और बीजेपी को तो जिंदगी में जीतने नहीं देना है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी को जिंदगी में छत्तीसगढ़ में जीतने नहीं देना है, लेकिन बघेल सरकार को भी संदेश देना जरूरी है कि इस तरह गुमराह करके सरकारें नहीं चलाई जाती। सारे जनता के डेवलपमेंट का, विकास का काम करने के लिए पेंशन जरूरी है, बड़े यूनिवर्सिटीज जरूरी है, बड़ी इंडस्ट्री जरूरी है, और भी आदिवासियों के लिए, ओबीसीज के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज के लिए अलग अलग नीतियों की जरूरत है। ये तमाम चीजों को हमें बताने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आज के लिए ये बात काफी जरूरी है। आज ये बाजार का दिन था, बाजार के दिन में आप लोग आज आए और मेरी बात को सुनकर गए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों के लिए विशेष तौर पर 350 किलोमीटर चलकर आया हूँ और आप लोगों ने मुझे इस बात को सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और 12 तारीख को खड़े हो जाइए, डालचंद्र साहू जी को जो है एपीआई के कैंडिडेट को हाथ जोड़िए। तो है वो चुनाव कोर्ट छाप चुनाव चिन्ह, ये कोर्ट छाप जो है इसको याद रखिए, ये चुनाव चिन्ह है। इस कोर्ट छाप के ऊपर में जो है ये कोर्ट छाप है, इस कोर्ट छाप के ऊपर में आप बटन दबाएं और डालचंद्र साहू जी को विजय बनाएं, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप एक मौका देंगे एपीआई को कि छत्तीसगढ़ में हम कुछ अच्छा कर पाए। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय छत्तीसगढ़, जय गोंडवाना।